दिवस के अवसर पर हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह आदि का जो आयोजन होता है, उस अवसर पर हम स्मरण करते हैं कि राष्ट्र की अस्मिता, देश के गौरव की भाषा वह हिंदी है और संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की राजभाषा यानी केंद्र सरकार के समस्त कार्यों के निष्पादन की राजभाषा, जिसे राजकाज की भाषा भी कहा गया, उसका दर्जा हिंदी को मिला। और यह हम सब के लिए, स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय है, अभिमान का विषय है, क्योंकि आज़ाद देश में यह प्रथम अपेक्षा आवश्यकता होती है कि वह अपनी भाषा में समस्त कार्यों का, समस्त अनुशासनों का कार्य उसको निष्पादित कर सके। किसी भी आज़ाद देश की परख, पहचान या परीक्षा इस बात से भी होती है कि उस देश के नागरिकों को क्या शिक्षा उसकी भाषा में मिल रही है, क्या चिकित्सा उसकी भाषा में मिल रही है, क्या न्याय वहाँ के नागरिकों की भाषा में मिल रहा है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता के बाद सन 1949 में यह निर्णय लिया गया कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाएं, आत्मसात करें। भले ही हमें परंपरा से हिंदी में समस्त कार्यों के निष्पादन का अवसर न मिला हो, अंग्रेज़ हम पर काबिज रहे तो अंग्रेज़ी को राजकाज की भाषा बना दिया। उससे पहले मुग़ल शासन हम पर काबिज था तो फ़ारसी को राजकाज की भाषा बना दिया। लेकिन 47 में मुख्य विमर्श का विषय यही रहा कि किस भाषा में देश को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए 49 में चर्चा परिचर्चा के बाद, विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि केंद्र की, संघ की राजकाज की भाषा वह हिंदी होगी। और मजबूरन अंग्रेज़ी को भी सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली, यह कहकर कि जब तक हिंदी में समस्त कार्यों में आत्मनिर्भर ना हो जाए, हिंदी सक्षम समर्थ ना हो जाए, हिंदी अपने को शासन प्रशासन ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से तैयार न कर ले, शब्दावली, शब्दकोश या तमाम प्रशासनिक कार्य करने के जितने आयाम हैं, उन सब में हिंदी तैयार हो जाए, तब तक हम अंग्रेज़ी की सहायता ले सकते हैं, अंग्रेज़ी का सहारा ले सकते हैं। और एक निश्चित समय के बाद, प्रारंभ में 15 वर्ष सुनिश्चित किए गए थे, हम जब हिंदी में पूर्णतः सक्षम समर्थ हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो अंग्रेज़ी से उसको को ऑफिशियल लैंग्वेज के दर्जे से हम हटा देंगे। इस तरह की एक धारणा थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान के प्रवर्तन पर हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में जब स्वीकृत किया गया, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान किए गए। हिंदी में शिक्षण प्रशिक्षण, हिंदी में कार्यशालाएं, हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्थाएं, ये इन सब के प्रोविज़न्स या प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा देवनागरी में लिखित होगी। और देवनागरी में लिखित हिंदी इसलिए होगी क्योंकि देवनागरी दुनिया की समस्त भाषाओं की लिपियों में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, फोनेटिक है, जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। वर्ष 1952 से लेकर 1961 तक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के संबंध में
राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए। राष्ट्रपति जो भारत सरकार में सर्वोच्च पद है, सत्ता के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, उनके आदेश भी हिंदी में कामकाज को लेकर जारी किए गए। अनुच्छेद 344 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 1956 में एक राजभाषा आयोग का भी गठन किया, जो राजभाषा के प्रगामी प्रयोगों के विषय में सिफारिश कर सकेगा। यानी भावी भविष्य में राजभाषा के लिए जो भी योजनाएं बनेंगी, प्रोत्साहन के लिए, प्रयोग अनुप्रयोग के लिए जो भी नई नीतियां बनेंगी, नए प्रावधान होंगे, वह राजभाषा आयोग उसमें अपनी रचनात्मक और सुचारू भूमिका निभाएगा। इसलिए वह आयोग जो सिफारिश करेगा, सरकार उसे लागू करेगी, उसको कार्यान्वित करेगी। 30 सदस्यों की इस संसदीय समिति ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और राष्ट्रपति के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत की। इसी के आधार पर वर्ष 1960 में हिंदी के विकास तथा प्रगामी प्रयोगों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए। उसके बाद सघन रूप से राजभाषा के प्रयोग के बारे में कार्रवाई बढ़ी। तो स्वाभाविक है, आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने जो निर्देश जारी किए, उनको लेकर प्रगामी प्रयोगों में कैसे गति बने, प्रगति हो, सुधार हो, संशोधन संवर्धन हो और समय सापेक्ष जो भी उपाय किए जाएं, उपकरण आदि जुटाए जाएं, उन सब पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। सन 1963 में राजभाषा अधिनियम जारी किया गया, बनाया गया। सन 1967 में इसमें कुछ संशोधन हुए। राजभाषा अधिनियम के अनुसार संघीय कार्यों के लिए द्विभाषिक स्थिति अपनाई गई, बायलिंगुअलिज्म, इसको स्वीकृति दी गई और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए कुछ कार्यों के लिए उसका प्रयोग विशेष रूप से धारा 3(3) जो सबसे महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, इसके अनुपालन में कुछ निर्देश जारी किए गए और इसके साथ ही अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में उन सभी प्रयोजनों के लिए चलते रहने की अनुमति भी दे दी गई। जो संविधान लागू होने के पहले से चल रहे थे, वो कार्य अंग्रेजी में चलते रहेंगे जब तक हिंदी समर्थ ना हो जाए, सक्षम ना हो जाए, उन समस्त कार्यों का निष्पादन हिंदी में संभव ना हो जाए, तब तक ये इसी रूप में चलता रहे। इस प्रकार केंद्रीय सरकार में एक दीर्घकालिक द्विभाषिकता की व्यवस्था बन गई और वह चलने लगी और अभी भी हम उस द्विभाषिकता की व्यवस्था को देख सकते हैं। दिसंबर 1967 में संसद के दोनों सदनों में भाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित किया गया। इस संकल्प के अनुच्छेद 1 के अनुसार राजभाषा विभाग अर्थात गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है, जिसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के लिए एक वर्ष में हिंदी में काम करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन के विचार से राजभाषा नियम 1976 के तहत देश को क, ख और ग इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व भारत सरकार और उसके उपक्रमों में कार्यरत प्रशासनिक प्रमुखों का बन गया, घोषित किया गया और इसमें प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का सहयोग अपेक्षित होगा, इसका भी निर्णय लिया गया। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए राजभाषा के नियम बने और उन नियमों के तहत सन 1976 में भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के आधार पर किस राज्य में हिंदी पूर्णतः प्रयोग में लाई जाती है, किस राज्य में हिंदी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग में आती है, किस राज्य में हिंदी का प्रयोग तुलना में कम है। इस आधार पर क, ख और ग इन 3 क्षेत्रों में पूरे देश को, देश के सभी राज्यों को बांटा गया। वस्तुतः जो संकल्प पारित हुआ उसके अनुसार गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग
वो उसको यह निर्देश दिया गया कि वह आगामी वर्ष के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा कि इस वर्ष हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को लेकर, कार्यान्वयन को लेकर क्या क्या किया जाना है। सरकारी और अर्ध सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों को हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग के लिए इस कार्यक्रम के अनुसार आगे की नीतियां बनानी है और उन लक्ष्यों तक पहुंचना है जिनका निर्धारण वो करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कर्मचारी हों या अधिकारी, सबसे ये अपेक्षा सहयोग की गई है। राजभाषा हिंदी में अनुवाद की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम द्विभाषिकता के प्रावधान करते हैं, बाइलिंगुअलिज्म की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब तक अंग्रेज़ी की आवश्यकता पुराने दस्तावेज़ों को लेकर, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चल रही है, वह चलती रहे और धीरे धीरे हम उसे हिंदी में अंतरित करने का प्रयत्न और प्रयास करें। राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967, 63 में पारित हुआ, 67 में संशोधन हुआ। विशेष तौर पर उसकी धारा 3(3) के अनुसार कार्यालयों में कामकाज में द्विभाषिकता की स्थिति के कारण तब से लेकर आज तक कितने ही आदेश और अनुदेश निकाले गए। इसके अनुसार प्रशासन के प्रायः सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग कमोबेश हो भी रहा है, कहीं कहीं कम और कहीं ज़्यादा, कहीं अधिक। सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज जैसे संकल्प, जैसे सामान्य आदेश, जैसे नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, प्रेस की विज्ञप्तियां, संसद के लिए जारी की जाने वाली सभी रिपोर्टें, प्रतिवेदन, कागजात, पत्र, संविदा, करार, नोटिस, लाइसेंस, परमिट, टेंडर और जितने भी फॉर्म हैं जो आंतरिक या बाह्य प्रयोगों में काम आने वाले जितने भी फॉर्म हैं, प्रपत्र हैं, वो सब हिंदी और अंग्रेज़ी में यानी बायलिंगुअल या द्विभाषिक एक साथ जारी किए जाते हैं। यह केंद्र सरकार का, गृह मंत्रालय का, राजभाषा विभाग का व्यवस्था के अनुसार निर्देश भी है। इसके अतिरिक्त विभागीय नियम, सभी मैनुअल, सभी संविदाएं और अन्य कार्यविधि से जुड़ी हुई सामग्री सबको द्विभाषी तैयार करना है, किया जाना है, यानी उसमें भी द्विभाषिकता को प्राथमिकता दी गई है। जब भी पत्र व्यवहार है, आंतरिक या बाह्य, फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, वो सब हिंदी का प्रयोग उसमें हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि 8 दशक की आज़ादी लगभग हम देख चुके और अभी भी यदि हम इसको कार्यान्वित नहीं कर पाए तो यह चिंता का विषय है। किंतु पहले की तुलना में लगातार सुधार हो रहा है, प्रगति हो रही है। हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत के नागरिकों के मनोमस्तिष्क में हिंदी प्रयोग अनुप्रयोग को लेकर एक जागृति भी आ रही है और एक स्वाभिमान की भावना भी जागृत हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि इन सभी सरकारी कागजातों को मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखा जाता है और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। इस कार्य के लिए अनुवाद की आवश्यकता अनिवार्य रूप से महसूस की जाती है। इसलिए आज प्रशासन के क्षेत्र में पग पग पर, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक अनुशासन में, कार्यालय की समस्त सामग्री के क्षेत्रों में अनुवाद पर हम आधारित हैं, क्योंकि सरकार में जो परिपाटी से, परंपरा से दस्तावेज़ मिले, फाइलें मिली, कागजात मिले, वो अंग्रेज़ी में मिले, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें सत्ता प्राप्त हुई, अंग्रेज़ हम पर काबिज थे। उसके बाद धीरे धीरे हम उसे हिंदी में अंतरित करने, हिंदी में निर्मित करने का प्रयत्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि आज कार्यालयी अनुवाद जैसी अवधारणा ने मूर्त रूप भी ले लिया है। सरकार द्वारा हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग, प्रसार, प्रचार, विकास और सरकारी कामकाज में निरंतर गति प्रगति, इसको बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय, बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी व्यवस्थाएं भारत सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकारों के साथ किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार हो, किसी भी प्रकार का लिखित
विनिमय हो भाषा का, उन सब में इसका प्रयोग अनुप्रयोग अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। अब तो बहुत से नए उपकरण आ गए, बहुत से ऐप्स भी आ गए, बहुत से सॉफ्टवेयर भी आ गए, जिनके माध्यम से अनुवाद करते हुए हम राजभाषा की गति प्रगति को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अनुवाद व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान अब होता जा रहा है, इसलिए अनुवाद को एक सर्विस प्रोवाइडर डिसिप्लिन के रूप में, सुविधा प्रदान करने वाले एक अनुशासन के रूप में भी हम स्वीकार कर रहे हैं। अनुवाद की व्यवस्था मुख्य रूप से 3 अभिकरणों द्वारा की गई है। विधि संबंधी साहित्य के हिंदी अनुवाद का कार्य विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा विधायी खंड द्वारा किया जाता है। इसका निर्णय उसी समय लिया गया था क्योंकि विधि के साहित्य का अनुवाद करने के लिए विधि के ज्ञाता का सहयोग अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित माना गया। बिना विधिवेत्ता के या विधि की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के सही, सटीक और सार्थक अनुवाद करना संभव नहीं हो पाता। भले ही हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के विशेषज्ञ हों, भाषा विज्ञान के ज्ञाता हों, शासन प्रशासन के अधिकारी भी हों, लेकिन जब तक विधि क्षेत्र की सामग्री का अनुवाद करना हो तो विधि के ज्ञाता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार ने विधि मंत्रालय को इस कार्य के लिए तैयार किया। असांविधिक कार्यविधि साहित्य जैसे मैनुअल, जैसे फॉर्म, संहिता, इन सब के अनुवाद का कार्य पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय और अब केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, इनके द्वारा किया जाता है। जो सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है, जिसको केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहते हैं, वो भारत सरकार के इस प्रकार की सामग्री का, हर एक प्रकार की सामग्री का अनुवाद करता है, उसकी वेटिंग कराता है, उसे सत्यापित करता है और फिर वह आगे प्रयोग अनुप्रयोग में मंत्रालय द्वारा लाया जाता है। इसके अलावा तीसरे स्तर पर प्रत्येक मंत्रालयों के विभाग, कार्यालय अपने दैनंदिन और सामान्य प्रकार की सामग्री आदि के अनुवाद की स्वयं व्यवस्था करते हैं। यानी उन मंत्रालयों के अंतर्गत भी हिंदी अनुभाग बनाए गए हैं। हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवाद करने वाले कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी में टंकण करने वाले कंप्यूटर के ज्ञाता, हिंदी के सहायक, प्रयोग अनुप्रयोग को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले, ये तमाम तरह के कर्मचारी अधिकारी, इनकी व्यवस्था भी भारत सरकार ने की है। हालांकि इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है कि आज़ादी के बाद राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास, प्रचार, प्रसार और प्रयोग में बहुत सी योजनाएं, बहुत से उपाय, बहुत सी नीतियां लागू की गईं, बनाई गईं, किंतु वास्तविक स्थिति अभी भी यह है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास और प्रयोग अधिकतर अनुवाद की भाषा के रूप में ही हुआ है, जबकि उद्देश्य यह था कि अनुवाद तब तक किया जाए जब तक मौलिक रूप से हिंदी में लेखन, हिंदी में चिंतन, हिंदी में अभिव्यक्ति, इसमें अधिकारी कर्मचारी समर्थ और सक्षम ना हो जाएं। लेकिन सुविधा भोगी होने के कारण हम पुरानी फाइलों से, पुरानी नोटिंग ड्राफ्टिंग से, पुराने प्रतिवेदनों से अपना काम चलाते रहे और अभी भी स्वतंत्र रूप से मौलिक अभिव्यक्ति की तरफ हम देख रहे हैं कि कब समय वो आए कि हमारे अधिकारी कर्मचारी अब अंग्रेजी की फाइलों पर निर्भर न करें, मौलिक रूप से उनको देख लें, पढ़ लें और फिर मौलिक रूप से हिंदी में, अपनी भाषा में, अपने वाक्य विन्यास में, अपनी हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था के अनुकूल उसका निर्माण करें। इसलिए राजभाषा के विकास में, प्रचार प्रसार में, प्रयोग आदि के संदर्भ में अनुवाद की उपादेयता को जब हम देखते हैं तो 2 दृष्टियों से विशेष रूप से हम उस व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। पहला, सरकारी कामकाज के प्रयोग में आने वाली सभी प्रकार के दस्तावेज, साहित्य और सामग्री को अनुवाद के जरिए हिंदी में उपलब्ध कराया जाता है। यानी सरकार के सभी कार्यों के निष्पादन में जिस किसी प्रकार की भी सामग्री का प्रयोग होता है, वो कार्यालयी पत्र हों, प्रारूप हों या प्रतिवेदन हों या प्रयुक्तियाँ हों
या शब्दावली हो या विभागों पदनामों के नाम हो, ये सब कुछ, जो भी कुछ, जिस किसी भी तरह की सामग्री, प्रतिवेदन हो, वार्षिक रिपोर्टें हों, उन सब की सामग्री को अनुवाद के जरिए हिंदी में उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार के प्रशासनिक साहित्य और सामग्री का प्रयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित होता है, बल्कि उसका प्रयोग जन सामान्य के लिए, जनता के लिए भी होता है। बहुत से नोटिस होते हैं, बहुत से सर्कुलर होते हैं, 16-17 प्रकार के पत्र होते हैं, टिप्पणियाँ होती हैं, समय समय पर जारी की जाने वाली घोषणाएं, उद्घोषणाएं होती हैं, उन सब का अनुवाद किया जाता है, बाइलिंगुअल, द्विभाषिक बनाया जाता है। इस साहित्य की सफलता की सर्वप्रमुख कसौटी यही है कि वह जनता को अच्छी तरह से समझ में आए, बोधगम्य हो, सहज अनुवाद हो, सरल अनुवाद हो, कृत्रिम ना लगे। वह लक्ष्य भाषा में यानी हिंदी में यदि अनुवाद किया गया है तो हिंदी की प्रकृति को ध्यान में रखकर, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर, हिंदी के ग्राहक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर अनुवाद किया जाए। उसे मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवाद न बनाया जाए, उसे अंग्रेजी की व्याकरणिक व्यवस्था के अनुरूप अनुदित न किया जाए, बल्कि अनुवाद करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी उस अनुदित सामग्री के ग्राहक हैं, जिनके लिए अनुवाद किया जा रहा है, वह उनके लिए बोधगम्य हो, सहज हो, सरल हो। इस पद्धति से अनुवाद करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। अनुवाद की उपादेयता इस दृष्टि से भी अधिक मानी गई कि उसके आधार पर कर्मचारी सरकारी कामकाज के प्रयोग के लिए विकसित होने वाली हिंदी की भाषा शैली को अपनाएं, अर्थात समय सापेक्ष परिवर्तन, समय सापेक्ष निर्मित अवधारणात्मक शब्दावली और अद्यतन अधुनातन ज्ञान देने वाले, विषय से अवगत कराने वाले शब्दों से हम प्रयोग करते हुए इस भाषा के विकास की नीति को आत्मसात करें। इसलिए उपादेयता का एक आधार यह है कि सभी अधिकारी कर्मचारी जो हिंदी का प्रयोग करें, जिनसे अपेक्षा और आवश्यकता महसूस की जाती है, वो सब हिंदी को इस रूप में प्रयोग में लाएं कि वह हिंदी की भाषा शैली लगे, वह अंग्रेजी की भाषा शैली ना लगे। हिंदी डायरेक्ट यानी सीधे वाक्य विन्यास से जुड़ती है, जबकि अंग्रेजी में इनडायरेक्ट भी होता है। लेकिन हम हिंदी में जब काम करें तो हम हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था के आधार पर, भाषा शैली के आधार पर ही काम करें। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे सामने कोई भी एक भारतीय भाषा ऐसी नहीं थी जिसे राजकाज की भाषा बनाया जा सकता। भाषाई स्तर पर हम पर या तो फारसी ने राज किया या अंग्रेजी शासकों ने मुगल बादशाहत के दौरान उर्दू अरबी मिश्रित फारसी को राजभाषा बना दिया। शासन इन्हीं भाषाओं में चला। मध्यकाल में मुगलों के शासनकाल में फारसी राजभाषा रही और उसके बाद अंग्रेज़ जब हम पर काबिज हुए तो उन्होंने अंग्रेज़ी को राजभाषा बना दिया। परिणाम यह हुआ कि विरासत में जो कुछ मिला, शासन प्रशासन की पूरी दस्तावेजी सामग्री प्राप्त हुई, वो सब अंग्रेज़ी में थी। अंग्रेज़ों ने फारसी की पुरानी दस्तावेजी परंपरा को या तो उपेक्षित किया, उसकी अवहेलना की या उसे नष्ट कर दिया, और उसके बाद अंग्रेज़ी में जो चीज़ें हमें प्राप्त हुईं वो उसका अभ्यास हमारे पास उतना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लगभग 150-200 वर्षों तक अंग्रेज़ी इस कदर प्रयोग में आई, इस कदर शिक्षा दीक्षा से, ज्ञान विज्ञान से, शासन प्रशासन से जोड़ दी गई कि हम अपनी भाषा में किसी भी तरह के शासकीय प्रशासकीय कार्यों को करने में हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। हालांकि बहुभाषा भाषी देश था। 15 अगस्त 1947 से इस चिंता में ग्रस्त दिखाई दिया एक बहुभाषा भाषी देश कि राजकाज की भाषा किस भाषा को बनाए। इसलिए उपबोलियों, बोलियों, उपभाषाओं, भाषाओं की कमी कभी भी देश में नहीं थी। 1618 भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, उपबोलियों की चर्चा भाषिक सर्वेक्षण के अंतर्गत की भी गई, लेकिन तो भी हम अपनी एक भी भाषा को राजकाज के लिए नहीं बना पाए थे। इसलिए सभी भारतीय भाषाओं का
अपना अपना एक सुदीर्घ सशक्त इतिहास हमारे पास रहा। मौखिक और लिखित साहित्य की एक विलक्षण परंपरा भी हम सबके पास रही, किंतु साहित्य की भाषा प्रशासन शासन की भाषा नहीं हो पाती। ये तो लगभग 200 साल, फिर उसके बाद 1000 वर्ष तक अगर हिंदी में कविता लिखी जाती रही तो कविता की वह भाषा जिसमें हिंदी की 18 बोलियां सृजन की का माध्यम बनी, उनमें से किसी भी भाषा में शासन प्रशासन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसलिए खड़ी बोली हिंदी को स्वीकार किया गया, आत्मसात किया गया, और आम आदमी की भाषा या बोलचाल की भाषा, विज्ञान तकनीक की भाषा, इनमें अंतर तो होता है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर भाषा का अपना एक अनुशासन सम्मत मुहावरा होता है, स्तर होता है, और उसका एक स्वरूप भी होता है। विश्व इस बात का साक्षी है कि अनुप्रयोग की भाषा तकनीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा साहित्य या बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। हो भी अलग होना स्वाभाविक भी है। अनुप्रयोग की भाषा अवधारणात्मक शब्दों पर आधारित होती है, पारिभाषिक शब्दों पर निर्भर करती है। इसलिए हम उसे एकार्थी भाषा के रूप में, एक रूपी भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। इन शब्दों में स्रोत शब्द की अवधारणा को विधिवत उपस्थित किया जाता है। मित्रों, इस विषय को हम यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।